Students, hope you are doing well. In this video, we will start a new chapter, chapter 12, that is friction. इस चैप्टर में पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे और उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Next question है, Have you not seen a moving ball on the ground stopping after some time? Next question है, Why do we slip when we step on a banana peel? Next question है, Why is it difficult to walk on a smooth and wet floor? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो व्हीकल्स धीमा क्यों हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या आपने नहीं देखा है कि ग्राउंड पर चलती हुई गेंद कुछ देर के बाद रुक जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो क्यों फिसल जाते हैं? और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्मूथ और वेट फ्लोर पर चलना डिफिकल्ट क्यों होता है? और इन क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और टॉपिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए हम लोग एक्टिविटी करेंगे 12.1। इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को एक स्मूथ सरफेस वाला टेबल चाहिए और एक बुक चाहिए। उस बुक को उस टेबल के ऊपर रख करके लेफ्ट टू राइट पुश करेंगे और फिर इसी बुक को उस टेबल पर रख करके राइट टू लेफ्ट पुश करेंगे। दोनों ही केस में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जिस साइड से हम लोग उस बुक पर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट साइड से भी कुछ फोर्स उसके ऊपर लग रहा है और उस अपोजिट साइड से लगने वाले फोर्स को ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डेफिनेशन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द एनी ऑब्जेक्ट opposing its motion is called the force of friction. Now, if you apply the force along the left, friction acts along the right. If you apply the force along the right, the friction acts along the left direction. In both cases, the force opposes the motion of the book. The force of friction always opposes the applied force. इसमें करें कि यदि आप फोर्स बुक के लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो फ्रिक्शन राइट साइड में लगता है और यदि आप फोर्स बुक के राइट साइड में लगाते हैं तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगता है। दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स बुक के मोशन को रोकता है। और फिर क्वेश्चन है, इज द फ्रिक्शन ऑफ द सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सर्फेस? फर्स्ट क्वेश्चन का मीनिंग है कि क्या फ्रिक्शन हर एक सरफेस के लिए सेम होता है? सेकंड क्वेश्चन का मीनिंग है कि क्या फ्रिक्शन सरफेस के स्मूथनेस पर डिपेंड करता है? और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। और इस टॉपिक के लिए हम लोग एक्टिविटी करेंगे 12.2। 12.2 एक्टिविटी में हम लोग सेम एक्टिविटी को 3 टाइम्स करेंगे और इस एक्टिविटी के लिए हम लोग को एक ब्रिक चाहिए, एक थ्रेड चाहिए और एक स्प्रिंग बैलेंस चाहिए। फर्स्ट टाइम जब इस एक्टिविटी को करते हैं तो इस ब्रिक में एक थ्रेड को बांध देते हैं और बांधने के बाद उस थ्रेड के दूसरी छोर में स्प्रिंग बैलेंस को बांध देते हैं और फिर स्प्रिंग बैलेंस के सहारे इस ब्रिक को अपनी तरफ खींचते हैं। और जब स्प्रिंग बैलेंस से इस ब्रिक को अपनी तरफ खींचते हैं तो इस स्प्रिंग बैलेंस के ग्रेजुएटेड स्केल पर कुछ रीडिंग आती है, उस रीडिंग को हम नोट कर लेते हैं। फिर इस एक्टिविटी को रिपीट करते हैं और रिपीट करने से पहले इस ब्रिक में पॉलिथीन को लपेट देते हैं और फिर एक्टिविटी को रिपीट करते हैं और इस समय भी जो स्प्रिंग बैलेंस के ग्रेजुएटेड स्केल में रीडिंग आती है उसे नोट कर लेते हैं। अब इस एक्टिविटी को तीसरी टाइम करने से पहले इस ब्रिक में जूट बैग को लपेट देते हैं और एक्टिविटी को रिपीट करते हैं और इस समय भी स्प्रिंग बैलेंस के ग्रेजुएटेड स्केल पर जो रीडिंग आती है उसे नोट कर लेते हैं। और फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब इस ब्रिक में जूट बैग लपेटा गया था उस समय जो ग्रेजुएटेड स्केल की रीडिंग थी वो सबसे ज्यादा थी और जब इस ब्रिक में पॉलिथीन बैग लपेटा गया था उस समय जो स्प्रिंग बैलेंस के ग्रेजुएटेड स्केल की रीडिंग थी वो सबसे कम थी। और इस तरह से हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट के सरफेस पर डिपेंड करता है। अब स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है उसे समझाती हूँ। ये स्प्रिंग बैलेंस का फिगर है और यहाँ स्प्रिंग बैलेंस का डेफिनेशन है। Spring balance is a device used for measuring the force acting on an object. इसमें कह रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जिसका यूज किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। It consists of coil spring which gets stretched when a force is applied to it. Stretching of the spring is measured by a pointer
Moving on the graduated scale. The reading on the scale gives the magnitude of the force. It means स्प्रिंग बैलेंस में एक कॉइल स्प्रिंग होता है जो फोर्स लगने के कारण खिंच जाता है। स्प्रिंग का खिंचना एक ग्रेजुएटेड स्केल से मेजर होता है। उस स्केल का रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। ये यहाँ जो आपको दिख रहा है इसे ही ग्रेजुएटेड स्केल कहा जाता है। और जब स्प्रिंग बैलेंस के इस हुक से किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग खींचते हैं तब इस ग्रेजुएटेड स्केल पर ही रीडिंग को नोट की जाती है। नाउ एक्टिविटी 12.3। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम लोग को एक टेबल चाहिए, एक ब्रिक चाहिए या कुछ बुक्स चाहिए, एक वुडन बोर्ड चाहिए और एक सेल चाहिए। और इस एक्टिविटी को करने के लिए इस वुडन ब्लॉक को इस तरह से स्लैंट रखना है और इस सेल को ऊपर ले जाकर के छोड़ना है और इसके बाद ये सेल कितने डिस्टेंस को कवर किया है उसे मार्क कर लेना है। इसके बाद इस एक्टिविटी को रिपीट करना है। रिपीट करने से पहले ये वुडन बोर्ड के सामने एक क्लॉथ को बिछा देना है और बिछाने के बाद फिर से सेल को ऊपर ले जाकर के छोड़ना है और फिर सेल कितना डिस्टेंस को कवर किया है उसे मार्क कर लेना है। अब थर्ड टाइम इस एक्टिविटी को करने के लिए इस क्लॉथ को हटा देना है और टेबल के ऊपर में कुछ सैंड को स्प्रिंकल कर देना है और फिर से सेल को ऊपर ले जाकर के छोड़ना है और फिर थर्ड टाइम भी ये सेल कितना डिस्टेंस को कवर किया है उसे मार्क कर लेना है। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि जब टेबल के ऊपर में कुछ नहीं रखा गया था और सेल को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया गया था तो उस समय सेल ज्यादा डिस्टेंस को कवर किया था और जब इस क्लॉथ को भी हटा करके सैंड स्प्रिंकल किया गया था उस समय सेल कम डिस्टेंस को कवर किया था। इस तरह से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फ्रिक्शन सरफेस के स्मूथनेस पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? तो इसका आंसर होगा yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? इसका भी आंसर होगा yes. Now friction is caused by the irregularity on the two surfaces in contact. Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. Irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. On rough surfaces, there are a larger number of irregularities, so the force of friction is greater if a rough surface is involved. इस पैराग्राफ में कहना चाहे कि फ्रिक्शन दो सरफेसेस के कांटेक्ट पॉइंट के इरेगुलरिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि जो सरफेस स्मूथ दिखता है उस सरफेस पर भी बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज होता है और दोनों सरफेस का इरेगुलरिटीज एक दूसरे को लॉक कर देता है। जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को एक सरफेस पर मूव करना होता है तो हम उस सरफेस पर लगे लॉक को खत्म करने के लिए फोर्स लगाते हैं। रफ सरफेस पर इरेगुलरिटीज ज्यादा होता है, इसलिए रफ सरफेस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब यहाँ इस फिगर से हम लोग देखते हैं। यहाँ जो आप फिगर देख रहे हो इसमें एक टेबल है और टेबल के ऊपर में एक बुक रखा हुआ है। जब हम लोग ऐसे डायरेक्ट देखते हैं, नेकेड आई से देखते हैं, तो हमें इस टेबल के ऊपर कोई भी रफ सरफेस नहीं दिखता है। लेकिन यदि इस टेबल के एज को या बुक के कांटेक्ट पॉइंट को लेंस से या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह से इरेगुलरिटीज दिखाई देता है और यही इरेगुलरिटीज बुक को टेबल पर खिसकने से रोकता है। We see that the friction is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces. It is obvious that the force of friction will increases if the two surfaces are pressed harder. You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when person is sitting on it. इस पैराग्राफ में कह रहा है कि हम देखते हैं कि फ्रिक्शन दो सरफेस के इरेगुलरिटीज के इंटरलॉकिंग के कारण होता है। यह ऑब्वियस है कि यदि दोनों सरफेस को तेजी से दबाया जाए तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा। आप इसके लिए एक मैट को दो तरह से खींचकर एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। पहला, जब मैट पर कोई नहीं बैठा हो और दूसरा, जब मैट पर कोई पर्सन बैठा हो। अब यहाँ इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉक्स है जिसे ये लड़का धक्का मार रहा है, यानी कि पुश कर रहा है, फोर्स लगा रहा है।
यदि ये बॉक्स खाली होगा, यानी कि इसमें कोई सामान नहीं भरा होगा, तो ये लड़का आसानी से इस बॉक्स को पुश कर सकता है। लेकिन इस बॉक्स में यदि कोई सामान भरा हो, यानी कि ये बॉक्स हैवी हो, तो उस समय इस लड़के को इस बॉक्स को पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 2 डेफिनिशन है, उसको देख लेते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट an object start moving from the rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with the same speed is a measure of sliding friction. इसमें कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्टैटिक कंडीशन से मूव करने के लिए जो फोर्स उस पर लगाया जाता है उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को जो पहले से मूवमेंट में हो या मोशन में है उसे मूव करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। When the box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. इस पैराग्राफ में कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट फिसलने लगता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर इंटरलॉकिंग के लिए ज्यादा टाइम नहीं रहता है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्यों जरूरी है और फ्रिक्शन कैसे हमारा दुश्मन है। तो इस टॉपिक को मैं बिना रीडिंग के हुए आपको समझा देती हूँ कि ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जब फ्रिक्शन का होना जरूरी होता है। पहला एग्जाम्पल है कि जब किसी ग्लास के टम्बलर को हम लोग उठाते हैं तो आसानी से उठ जाता है, लेकिन उस ग्लास के टम्बलर में यदि ऑयल लगा दिया जाए और फिर उठाने की कोशिश की जाए तो आसानी से नहीं उठता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ग्लास टम्बलर पर ऑयल लगा दिया जा रहा है तो उसका सरफेस स्मूथ हो जा रहा है और स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन वहां कम काम कर रहा है और फ्रिक्शन यदि कम काम करेगा तो वो ग्लास हमसे नहीं उठ पाएगा। इसी तरह से काफी सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप नोटबुक पर कुछ लिखते हो तो वो फ्रिक्शन की वजह से ही आप लिख पाते हो। यदि आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है तो वो भी चौक और ब्लैक बोर्ड के फ्रिक्शन की वजह से ही लिख पाती है। यदि आप दीवार पर नेल को लगाते हो तो ये नेल का लगाना भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। और ऐसे काफी सारे वर्क हम लोग डेली लाइफ में करते हैं जहाँ फ्रिक्शन का होना जरूरी होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के बिना हमारा काम नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी है। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ इस फिगर में आप देख रहे हो कि एक शूज है जिसका सोल घिसा हुआ है, तो ये सोल जो घिसा हुआ है वो फ्रिक्शन की वजह से घिसा है। यहाँ सोल की बात करें, लेकिन यदि किसी मशीन की बात की जाए तो मशीन भी चलते चलते घिस जाता है और उस मशीन के वेयर एंड टीयर के लिए काफी सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं और वो पैसे जो खर्च होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही खर्च होते हैं। और इस तरह के एग्जाम्पल से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारा दुश्मन है। Now, friction can also produce heat. Vigorously rub your palms together for a few minutes. How do you feel? इस पैराग्राफ में कह रहा है कि फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। कुछ मिनट्स के लिए अपनी हथेलियों को रगड़ो। आप कैसा फील करते हो? आप एक बार अभी ट्राई कर सकते हो। जब दोनों हथेली को आप कुछ मिनट के लिए रगड़ोगे तो आपका हाथ गर्म हो जाता है और वो शो करता है कि फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब हम दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं तो वहां फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से ही हमारा हथेली गर्म हो जाता है। You might have observed that the jar of mixture becomes hot when it is run for a few minutes. ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके किचन पे मिक्सी रहता है, जब आपकी मम्मी मिक्सी में कुछ पीस रही होती है तो उस समय आप मिक्सी के जार को टच करके देख सकते हैं, वो जार गर्म हो जाता है। इसका मतलब है कि जब मिक्सी में किसी चीज को पीसा जाता है तो वहां फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन की वजह से ही मिक्सी का जार गर्म होता है। यहाँ ये फिगर आपको दिख रहा है, ये मैच बॉक्स का फिगर है। इस फिगर से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं, इस मैच बॉक्स में जब मैच स्टिक को रगड़ा जा रहा है तो इससे आग जलता है और आग लगने का कारण यह है कि जब मैच बॉक्स के रफ सरफेस पर मैच स्टिक को रगड़ा जाता है यानी कि फ्रिक्शन करवाया जाता है तो उस समय हीट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ही आग लग जाता है।
In fact, when a machine is operated, heat generated causes much wastage of energy. इसमें कहा कि इनफैक्ट जब मशीन ऑपरेट किया जाता है तो उससे हीट जनरेट होता है और हीट जनरेट होने की वजह से काफी सारे एनर्जी वेस्ट हो जाते हैं. We shall discuss the ways of minimizing friction in the following sections. आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जाता है. और इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन. इस टॉपिक को भी मैं डायग्राम से ही समझा देती हूँ कि किस तरह से फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जाता है और किस तरह से फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाता है. यहाँ जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ये टायर का डायग्राम है और इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं और ये ग्रुप्स फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए बनाया जाता है. इसी तरह से यहाँ पर शूज के सोल दिख रहे हैं और सोल में भी आपको कुछ ग्रुप्स दिख रहे हैं. ये ग्रुप्स भी फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए किया जाता है. शूज में या टायर में जितना ज्यादा ग्रुप्स होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा और अच्छा फ्रिक्शन होने की वजह से व्हीकल आसानी से चल पाएगा और शूज में ग्रुप्स होने पर हम लोग आसानी से चल पाते हैं. इसी तरह से यदि स्पोर्ट्समैन के शूज को देखा जाए तो उसमें स्पाइक्स बने होते हैं और शूज के वो स्पाइक्स स्पोर्ट्समैन को दौड़ने में या खेलने में मदद करता है. और यहाँ इस फिगर में देख लें कि कैरम बोर्ड में कुछ बच्चे खेल रहे हैं. जब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड के ऊपर में कुछ पाउडर डालते हैं. पाउडर इसलिए डाला जाता है कि ये स्ट्राइकर जो होता है वो आसानी से फिसल सके, क्योंकि कैरम बोर्ड के सरफेस के रफ होने की वजह से स्ट्राइकर उस पर फिसलता नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पाउडर डाला आता है. अब यहाँ एक डेफिनेशन है, द सब्सटेंसेस व्हिच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स. कह रहा है कि ऐसे सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं उसे लुब्रिकेंट्स कहा जाता है. यहाँ देखिए एक फिगर दिया हुआ है. इस फिगर में क्या दिखाना चाह रहा है, यहाँ दो सरफेस है, एक सरफेस ये है और दूसरा सरफेस ये है और बीच में लुब्रिकेंट है. ये लुब्रिकेंट क्या करता है कि दोनों ही सरफेस के इरेगुलरिटीज को कम कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों सरफेस का इंटरलॉकिंग कम हो जाता है और इंटरलॉकिंग जब कम हो जाएगा तो पहले सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस आसानी से फिसल सकता है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शंस. इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि व्हील्स फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करता है. यहाँ देखिए डायग्राम है. इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बच्चा है वो एक अटैची को खींच रहा है जिसमें व्हील लगा हुआ है. तो इसे आप इमेजिन भी कर सकते हो. मान लो इस अटैची में व्हील नहीं लगा हो और अटैची में सामान भरा हो और आपको कहा जाए कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाओ, तो आप क्या करोगे, या तो अटैची को उठा करके ले जाओगे या फिर उसको घसीट कर ले जाओगे. तो जब आप भरे हुए अटैची को इसी तरह से बिना व्हील लगे घसीटते हो तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन उसी अटैची में यदि व्हील लग जाता है तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है. और जब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से व्हील लगा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है. अब हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन के डेफिनेशन को पढ़ते हैं. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearings. ये लाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है तो इसे आप लर्न कर लीजिएगा. ये फिगर जो आपको दिख रहा है इसे बॉल बियरिंग कहते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक, फ्लूइड फ्रिक्शन. द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स. गैसेस और लिक्विड्स का कॉमन नेम फ्लूइड्स होता है. द फ्रिक्शन फ्रॉम एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग. फ्लूइड्स के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसे ड्रैग कहते हैं. The frictional force on an object in fluid depends on its speed with respect to the fluid. The frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid. इसमें कह रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड के रिस्पेक्ट में उसके स्पीड पर डिपेंड करता है. फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप और ऑब्जेक्ट के नेचर पर भी डिपेंड करता है. It is obvious that when objects move through fluids, they have to overcome friction acting on them. In this process, they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. So objects are given special shapes. इसमें कह रहा है कि यह ऑब्वियस है कि जब ऑब्जेक्ट्स फ्लूइड्स के थ्रू मूव करता है तो ऑब्जेक्ट्स में लगने वाला फ्रिक्शन को खत्म करता है. इस प्रोसेस में एनर्जी कम लगता है
और फ्रिक्शन भी कम हो जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को स्पेशल शेप दिया जाता है। From nature, of course, birds and fishes have to move about in fluids all the time. कह रहे हैं कि नेचर के द्वारा बर्ड्स और फिशेज जो है हमेशा फ्लूइड्स में ही मूव करती है। Their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction. बर्ड्स और फिशेज फ्लूइड में मूव करती है, इसलिए उनके बॉडी को इस तरह बनाया जाता है जो उन्हें फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए कम एनर्जी लगाना पड़े। ये लास्ट लाइन है चैप्टर का। इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन्ड टू हैव शेप्स व्हिच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। इसमें कह रहा है कि इन फैक्ट सभी व्हीकल्स का डिजाइन भी फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए बनाया गया है। नाउ योर चैप्टर इज ओवर, दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।